हेलो, वेलकम अगेन। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और इसके बाद हमें जानना था कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या रिजल्ट हमें फिजिक्स में देखने को मिले। तो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन से हम ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। On the basis of observations of alpha particle scattering experiment, following conclusion were drawn by Rutherford. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के थ्रू हो चुकी थी। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए तो ये हम देखते हैं, पॉइंट वाइज हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। यानी कि रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के गोल्ड फॉइल से सीधे पास हो जा रहे थे। यानी कि डेविएशन का मीन्स होता है झुकाव, यानी कि बिना झुके सीधे अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी वो सीधे जो है पास हो जा रही थी। यहाँ पे उन्होंने ये देखा और इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया, रदरफोर्ड कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ होलो फ्रॉम इनसाइड। तो इस बेसिस पे ये कहा गया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट अंदर से होलो है, यानी कि खोखला है या इम्पटी है, खाली है। ठीक है, तो होलो कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था सीधा सीधा। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, इसको हम पढ़ने से पहले, इस कंक्लूजन को पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग लगभग हर एक एंगल पर हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये इस डायग्राम को देखें तो जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग है जो हो रही है वो कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं, हर एंगल पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, अब इनमें से ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जब ये स्कैटर्ड हो रहे थे तो एक ऐसा एंगल बना रहे थे जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। यानी कि सपोज दैट 90 डिग्री से बड़ा 95 डिग्री भी हो सकता है, या फिर आप 105 डिग्री कुछ भी सपोज कर सकते हैं, बट वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होना चाहिए। अब ये तो हो गई कि कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से स्कैटर्ड हो रहे थे। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल जो हमारे थे तो वो क्या हो रहे थे, रिबाउंस हो जा रहे थे अपने ओरिजिनल पाथ से। रिबाउंस मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये ओरिजिनल पाथ इसका ये था कि भाई ये सीधे आता अपना एटम से, है ना। तो बट ऐसा नहीं हुआ, ये अपने ओरिजिनल पाथ से ये वापस लौट गया, रिबाउंस हो गया। ठीक है, यानी कि जिस पाथ से, जिस डायरेक्शन से ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना, तो जिस तरफ आ रहे हैं वो वहाँ ना जाए और वापस जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाएं, तो इसको कहते हैं रिबाउंस हो जाना। अब रदरफोर्ड ने ये प्रपोज किया कि अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होना चाहिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने इस फोर्स को डेवलप करने के लिए न्यूक्लियस की खोज की थी, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बाद में इस फोर्स के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या था, यहाँ पे उन्होंने इन सब के बाद, इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने जो कंक्लूज़न दिया वो ये था, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न था ये, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल सेंटर इनसाइड द एटम, दिस सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। यानी इस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इस एंटायर एटम का वोल मास एक छोटे से सेंटर में पाया जाता है जो इसी एटम के अंदर बिल्कुल बीच में मौजूद है, जिसे नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। ठीक है, और इन सब के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जैसा कि अभी हमने कहा। तो इस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है या रिपल्सिव फोर्स भी हम कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। राइट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है कि जब न्यूक्लियर फोर्स की बात हुई और जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसके बाद कैलकुलेशन देखी गई, जो न्यूक्लियस का जो रेडियस था उसका ऑर्डर था 10⁻⁻14 मीटर, और अगर हम एटम के रेडियस की बात करें तो इसका ऑर्डर था 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो यानी कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से अगर हम इसी न्यूक्लियस के अंदर एक रेडियस यहाँ पे खींचते हैं तो उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 मीटर। अच्छा, अब अगर हम इसी सेंटर से रेडियस ऑफ एटम की बात करते हैं तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, जिसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻10, ये एटम का रेडियस होगा, है ना। तो इन सब के बाद ये कहा गया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अपने ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, सेकंड पॉइंट था इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन का। अब हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। इससे पहले की डिस्कशन हम समझते हैं। अगर फॉइल्स की थिकनेस सेम है और इस फॉइल में डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया हो, फॉइल यहाँ पे गोल्ड फॉइल की बात हो रही है जो हमने रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में यूज़ किया था। तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर वो फॉइल की थिकनेस सेम है और इस फॉइल में डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया हो, तो ये पाया जाता है कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगे। पर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूज़न दिया कि डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट चार्ज, है ना, डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट चार्ज। न्यूक्लियाई क्या है? एक एटम में न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसके प्लूरल फॉर्म की बात करें, यानी कि अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो वो न्यूक्लियाई हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे दो चार्ज की बात हुई, है ना, क्योंकि कहा जा रहा है डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट चार्ज। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, एंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंट बाय ZE, है ना, Z और स्मॉल e। यानी कि यहाँ पे दो चार्ज की बात हो रही है। Q1 यहाँ पे क्या है? Q1 जो चार्ज है हमारा वो है +E, और दूसरा चार्ज हम Q2 लेट कर लेते हैं, लेट। दूसरा चार्ज है हमारा +ZE, जहाँ पे Z को हम एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहला जो चार्ज है वो है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब चार्ज ये भी न्यूक्लियस का है पर ये डिफरेंट मटेरियल का चार्ज है। दो तरीके के मटेरियल यूज़ किए गए हैं ना। और जो दूसरा चार्ज है वो प्योरली क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज है, जिसे हम ZE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है, तो जो फॉर्मूला दिया है हमारा रिपल्सिव फोर्स का या फिर न्यूक्लियर फोर्स का, तो वो कूलम्स लॉ के बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कूलम्स लॉ वेरीफाइड होता है। कूलम्स लॉ हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। ये होता है हमारा कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के चार्ज हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है Q1, न्यूक्लियस का चार्ज है, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं Q1, जो कि है ZE। और अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज है वो है Q2, तो इसका चार्ज हम लिखेंगे 2E, है ना। अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गए दो चार्ज हमारे। और रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है किसके बीच? किन दो चीज़ों के बीच एक फोर्स एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं उनके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि कहला रहा है रिपल्सिव फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पे हम सिंपली कूलम्स लॉ में ये दोनों चार्ज पुट कर देंगे। 1/4πε0 Q1 की जगह हम पुट करेंगे ZE और Q2 की जगह होगा 2E।
अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है कूलम्स लॉ से। F इज इक्वल टू 1/4πε0 2E/ZE अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बेसिक अजम्पशंस हम यहाँ देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सम कंक्लूजन्स नोटेड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन जो अब तक हमने पढ़े वो यहाँ हम इस मॉडल के बेसिक अजम्पशंस में देखेंगे। In 1911, Rutherford proposed a new model for structure of atom, which is also known as nuclear atomic model. एटम के स्ट्रक्चर के लिए रदरफोर्ड ने करीब 1911 में एक न्यू मॉडल प्रपोज्ड किया, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले एक और मॉडल आ चुका था जिसे हम थॉमसन मॉडल कहते हैं या उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब इस मॉडल की अपनी डिफ़िकल्टीज़ थी जो कि ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल रहा, लाइक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, जो कि इस मॉडल जे थॉमसन के मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और जो अभी हमने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड के द्वारा ही शो किया गया। और ये मॉडल जो जे थॉमसन का मॉडल था, इन्होंने कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। कुल मिला के दिस मॉडल वॉज ओनली एम्पेरिकल, नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो अब जब ये फेल होता है जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद एंट्री होती है रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के यहाँ पे। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो बेसिक अजम्पशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्या है, एटम इज एन स्फीयर हुज रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि एटम जो है यहाँ पे स्फीयर के फॉर्म में एज्यूम किया गया है कि एक स्फीयर है जो कि एटम है, ठीक है। तो स्फीयर मतलब कि ओवल शेप में होता है, नॉट सर्किल स्फीयर, जिसका अगर हम रेडियस देखें, उसके सेंटर से अगर हम उसका रेडियस देखें तो उस रेडियस का ऑर्डर है 10⁻10 मीटर। तो इसको हम एक तरीके से रेडियस ऑफ एटम कह सकते हैं। और एटम किसके फॉर्म में एज्यूम किया गया है, स्फीयर के फॉर्म में। सेकंड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस मॉडल से सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, जो कि बाद में हमें पूरा स्ट्रक्चर एटम का वहीं से समझ में आता है। तो सेकंड है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस। इस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इस एटम का मोस्ट ऑफ द मास एक छोटे से सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, और इस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बना है एटम का, और इसके अंदर ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं छोटे से वॉल्यूम में, तो ये है न्यूक्लियस। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, यहीं से न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई। थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे हम बात कर चुके कि एटम की रेडियस क्या होती है, तो थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी। तो थर्ड पॉइंट है, रेडियो ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर। यानी कि ये हमारा क्या है, एटम है, और एटम में ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस की रेडियस, यानी इसके सेंटर से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी, ये न्यूक्लियस है ना, तो हम न्यूक्लियस की रेडियस की बात कर रहे हैं। तो ये रेडियस होगी करीब 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻14 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ, अब हम फोर्थ पॉइंट में मूव करते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। न्यूक्लियस के अराउंड, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर में मूव कर रहा है, और उस स्फीयर की रेडियस
उस स्फेयर की रेडियस अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर है। और ये स्फेयर क्या है, एक एटम ही तो है। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा कि एटम को एक स्फेयर के फॉर्म में एज्यूम किया गया है। और टोटल कुल मिला के जो ये पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की बात करता है। यहाँ पे हमने एटम के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रह गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की ही बात कर रहा है। और फिर कहा जा रहा है आगे, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि माइनस चार्ज होता है, और जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है टोटल। अभी ये चीज़ हमने थर्ड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज और उस एटम का मास पाया जाता है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तभी तो बैलेंस बना रहता है ना। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तभी बैलेंस बना रहता है। इलेक्ट्रॉन आराम से अपने ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्व करता रहता है, और न्यूक्लियस सेंटर में सिचुएटेड होता है जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज उस एटम का पाया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स की बात इस पॉइंट में की गई है। हालांकि हमने फोर्थ नंबर के पॉइंट में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम एटम में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स, वो न्यूक्लियस के अराउंड अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक वैसा ही जैसा प्लैनेट्स के अराउंड, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, है ना। लाइक प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। दैट इज़ वाई दिस मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज सोलर मॉडल और प्लेनेटरी मॉडल। इसीलिए इस मॉडल को सोलर मॉडल और प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ये यहाँ पे नोट इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात है ना। की पॉइंट हो गया कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल है उसे और किस नाम से जानते हैं, सोलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या हम प्लेनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, वजह आपके सामने है। जैसे कि मान लीजिए सन है, सन को सोलर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सन अपनी जगह पे तो सिचुएटेड है ना, और जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूड अर्थ, वो सभी क्या कहते हैं, अपने ऑर्बिट्स में सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस अपनी जगह पे तो सिचुएटेड है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स की भी बात की गई है ना। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है और किन किन के बीच एक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को यहाँ पे ZE से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v। जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो E क्या है, ये देखो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस क्या है, r है, वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम का जो एग्जाम्पल होता है वो हम ले सकते हैं, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे इसका बढ़िया एग्जाम्पल है फिफ्थ पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो कुल मिला के ये हमारा एटॉमिक मॉडल था, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अब हम इसके आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, जो हाइड्रोजन एटम का ही मॉडल है।
और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इन दोनों चीज़ों को हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।